नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है और मेरे साथ हैं विकास जी। नमस्कार जी। विकास जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। और हमारे साथ वशिष्ठ जी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। वशिष्ठ जी, आपका भी हमारे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे हम आजकल जो न्यूज़ देख रहे हैं, अब चाहे आप नागपुर के जो दंगे हैं उनके बारे में, या फिर अभी जो मेरठ में जो एक अमानवीय घटना घटी है, या फिर दिल्ली में जो कुछ मंदिर तोड़े गए हैं जो काफ़ी साल पुराने थे, जैसे 1902 के मंदिर थे, सिंदूरी गणेश जी का मंदिर था, काली माता का मंदिर था। तो मेरा आपसे बस इससे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, जैसे अभी आप नागपुर में देखा होगा कि नागपुर में अभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जो है एक गैदरिंग की थी, ठीक। उसके बाद वहाँ पे कुछ अफवाह फैली और उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो गई है, जिस हिंसा में बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी भी हैं और बहुत सारे लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो है एक हिंसा हो गई है, और जिसमें जो है वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी जो है शामिल हो गए हैं। तो आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये घटना जो भी है सामाजिक को बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि राजनीतिक तुल ये है कि जब छावा जो फिल्म जो आया था जी, उस घटना में औरंगजेब को दिखाया गया था कि उसने क्रूर शासक था और हिंदू पर बहुत अत्याचार किया था जी। तो एक तरह से हम अपने पुराने इतिहास में जाते हैं, और आज जहाँ साइंस की युग है, जहाँ पर रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, और नीड जो है आदमी की बेसिक जो नीड है उस पर बात करना चाहिए। लेकिन सरकार के पास तो ना तो कोई मुद्दा है, जो अभी जो डबल इंजन की सरकार है उसके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना तो कोई मैनिफेस्टो है, और ये लोगों को 140 करोड़ की जो जनता है उन लोग में जो भी मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं जो प्लान करके महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई जैसे बड़े शहर में, दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोग काम करने आते हैं, बिहार यूपी के प्लान करके लोग आते हैं। और ये धार्मिक उन्माद जो फैल रहा है, जो धार्मिकता के लेकर, कभी रमजान के लेकर, होली के लेकर, चाहे कोई धार्मिकता इतिहास को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं ये एक तरह का एक वर्ग जो है, एक माइंडसेट लोगों को टारगेट किया जा रहा है जी, ताकि हमारे समाज में कृत्या फैलते रहे और कोई जो मेन टॉपिक है उसका, हमारा जो रोजगार की मुद्दा है, जो हमारी शिक्षा का मुद्दा है, जो भारत की एक भावी पीढ़ी में जो समाज के वर्ग को ऊपर उठाने का जो मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं मुद्दाओं को छोड़कर इन मुद्दाओं को धार्मिकता का रूप दिया जा रहा है, ताकि लोग इसमें बटे रहें और इस पर बात ना करें। और मीडिया धार्मिकता इतनी ज़्यादा प्रभावी हो गई है कि डंडे और तलवारें तक भी वहाँ पे चल गई हैं। आजकल का व्यक्ति इतना संवेदनहीन हो गया है। असल में बात यह है कि मुद्दा जो लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं, जिनको अपना बेसिक ग्राउंड का रिपोर्ट नहीं मालूम होता है, और जो फेसबुक, जो सोशल मीडिया पर आजकल जो रील्स मीम्स जो चल रहे हैं, भड़काऊ जो भाषण जो नेता के द्वारा दिया जाता है, जो इतने बड़े पद पर रहकर प्रधान, जो मुख्यमंत्री हो चाहे किसी पार्टी के विधायक हो, जो भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो कहते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, चाहे कट्टर मुसलमान हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप एक धर्म वर्ग के लिए आप अपने आप को कट्टर साबित करते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, तो धर्म तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का मानने का चीज है, और भाईचारा जब तक हम अपने देश में नहीं बनाएंगे तब तो देश तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, क्योंकि धर्म के हिसाब से बढ़ जाएगा, क्षेत्र के हिसाब से बढ़ जाएगा, भाषा के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो हमारे देश में ये नेतागण लोगों को इसलिए भड़काते हैं ताकि एक धर्म की राजनीति, जो धर्म, जो हिंदू जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको धर्म की जो आग में झोंककर और वोट की राजनीति किया जाए, ताकि हमारे पास ना तो शिक्षा की बात होनी चाहिए, ना रोजगार की बात होनी चाहिए। और नागपुर में जो लोग हिंसा में पुलिस का शिकार हुआ है, इसमें कौन लोग शिकार हुए हैं? इसमें ना तो कोई नेता शिकार हुआ है। प्रशासन क्या है? प्रशासन एक तरह का समाज में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव को व्यवस्था बनाने का काम करता है, लेकिन उसमें पत्थर पर पुलिस के ऊपर भी पड़ा, जिसमें एक डीएसपी रैंक का भी कि जो ऑफिसर वो भी घायल हुए, और बहुत सारे जो मुसलमान, एक दो लड़के, परसों की घटना है कि जो कि वहां से इटवा से कहीं से पकड़ने के लिए अपने घर जा रहे थे, तो उनका कल उनका देहांत हो गया। मुस्लिम लड़के हैं, तो आखिर में ये निर्दोष व्यक्ति जो मुसलमान है चाहे हिंदू है, कोई भी व्यक्ति जो अपना परिवार पढ़ाई कर रहे थे, कहीं जा रहे थे और वो भीड़ का शिकार हो गए, तो उनका क्या दोष था? अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति नहीं है तो उनके परिवार की शिक्षा रोजगार कैसे चलेगा, उनकी खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि वो तो धर्म के
धर्म के नाम पर धर्म की बलि चढ़ गए। धर्म के बलि चढ़ गए। विकास जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि और अभी जब से छावा मूवी आई है, छावा फिल्म जब आई है, काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस पे उसने कलेक्शन किया है और भारत के बाहर भी देखी जा रही है और एक ऐतिहासिक फिल्म है, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है। तो जब से ये फिल्म आई है तब से एक पक्ष जो है औरंगजेब जो है, शाहजहां का जो बेटा था, उसको जो है महिमा मंडन कर रहा है एक पक्ष, ठीक। एक पक्ष उसको क्रूर शासक कह रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने यही महिमा मंडन किया तो सब लोग उनके पीछे पड़ गए थे और कुछ लोग उसको क्रूर कह रहे हैं। तो वो क्रूर था या फिर वो उसका महिमा मंडन करना चाहिए, वो अच्छा शासक था, इसकी तो चलो चर्चा एक बार जो होगी। आप इस सब जो है इन सब घटनाओं को किस रूप में देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? देखिए रजत जी, सबसे पहले तो आप ये जो जिक्र हो रहा है ना, ये दंगे हुए, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग मर भी रहे हैं जी, तो ये तो एक लोकतांत्रिक देश में ये अच्छी बात नहीं है, जहाँ चुनी हुई सरकार कहते हैं कि बहुमत से बनी हुई सरकार हो। ऐसे देश में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो बहुत ही शर्म की बात है। ये तो मैं तो इसकी निंदा करता हूँ सबसे पहले। और जो लोग मर गए हैं उनके प्रति हमारा, उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना है। घायल वालों के लिए हमारी शुभकामना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों जी। और सरकार की ये सारी जिम्मेवारी है ये, और इसके पीछे राजनीति है जी। अब ये मूवी बनाना, किसी को देखो मूवी में तो ऐसा ही किरदार होता है, एक को विलेन बनाया जाता है, एक को हीरो बनाया जाता है, बिल्कुल। तभी जाकर कोई इंटरटेनमेंट बना रहा है। और बॉक्स ऑफिस के हिट का मतलब है कि भाई किसी तरीके से उनको अच्छा एक एंटरटेनमेंट का बना हुआ है। किसी को मजबूत पक्ष दिखाओ, किसी को कमजोर पक्ष दिखाओ। और कितनी सच्चाई है, कौन सी बात सही है? औरंगजेब सही था, मंदिर बनवाया था, कुछ लोग कहते हैं मंदिर तोड़वाया है। तो हर इतिहासकार के अपने अपने पहलुओं से उन्होंने अपने लिखा हुआ है। तो इन सब बातों का अध्ययन करना, समझना, फिर एक संकलन करके वो सही निष्कर्ष पे पहुंचना तो अभी ये मुद्दा एकदम से क्यों आ गया जी? क्या औरंगजेब अभी हाल फिलहाल में तो नहीं ऐसा करवाया है जी जी। ये तो पुरानी बात है ना जी। ये मैं मतलब एक मुगल का वो सबसे अंतिम शासक था, ये करीब 17वीं शताब्दी की बात है। तो ये एक बार से फिर मुद्दा को मुद्दा बनाना जी, ये मुद्दा बनाने का काम है। और कहीं इसको जोड़ा जा रहा है उस चीज से कि नफरत हो, घृणा फैले समाज में। ये समाज को एक करने का नहीं है, डिवाइड करने का है। ये आपको लग रहा है इससे कहीं समाज एक हो रहा है? जब दो समुदाय भिड़ गए, दो समुदाय भिड़ गया, मारपीट हो गया, लाठी डंडे चल गया, फिर तलवार चल गया, इस हद तक चला गया, तो क्या ये एकता का रूप है? ये अभी संजय राउत ने कहा है कि त्योहारों को भी ऐसे भिड़ाया जा रहा है जैसे कि त्योहारों पे भी लड़ाने भिड़ाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं से भी एकता नहीं है। तो ये एकता क्यों नहीं है? एकता क्या लोगों में गलती है? मैं तो आपको पिछले एपिसोड में भी मैं बोल रहा था कि क्या लोग चाहते हैं कि लड़ूं? अब जैसे संजय राउत ने जो है कहा है कि ये जो फडणवीस सरकार है जो वहाँ पे महाराष्ट्र में जो अभी रूल कर रही है, वो जो सरकार है, उन लोगों ने जानबूझ के हिंदुओं के ऊपर जो है ये सब चीजें करवाई हैं। तो आप जानते हैं कि जो उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, ठीक है, उसका भी जो इतिहास, शिवसेना जो पार्टी है, उसका भी जो है इतिहास जो रहा है वो हिंदुत्व को लेकर चलती है। हाँ, बीजेपी भी हिंदुत्व को लेकर चलती है। अब दोनों हिंदुत्व को लेकर चलने वाली पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं, तो ये किस तरह का मतलब हिंदुत्व है? ये मैंने हिंदुत्व लेके चलने का मतलब क्या? मैंने हिंदू ही रहेंगे जी? सरकार हिंदुओं को सिर्फ रखना चाह रही है। हिंदुओं को मतलब प्राथमिकता देना, बल्कि लोकतंत्र में कहा गया कि सभी समान है। मैं तो हिंदुओं को लेकर के चलने का मतलब का हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान नहीं रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। इनके हिसाब से तो इसका तो यही मतलब है, इनके हिसाब से मतलब यही है। तो ये तो संविधान के खिलाफ, संविधान के खिलाफ है। संविधान में तो ऐसा नहीं है जी। तो संविधान की शपथ खा के ही तो सब ये मुख्यमंत्री और मंत्री और सब संवैधानिक पदों पे ही तो हैं। तो क्या मतलब ये सिस्टम ही खत्म हो गया? इस तरह की मतलब व्यवस्था कैसे? देश में जो सरकार जो संविधान से नहीं चले जी, लेकिन ये तो सबने कसम खाई हुई है संविधान की। तो ये किस तरह से कसम, जो झूठा कसम है ये। तो अभी जैसे अभी आप बात कर रहे थे, तो एक जो शासक जो अभी उसका औरंगजेब के बाद अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर शासन किया, ठीक है, उसके बाद देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। तो 200-300 साल पहले की एक घटना को उठा के इस तरह की बात करना, ये कितना प्रासंगिक आपको लगता है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र में अगर चुनाव से बहुमत से सरकार होता तो ऐसा होता क्या? नहीं। ये किसी भी दृष्टिकोण से आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है और बहुमत से बनी हुई सरकार है?
कहाँ बहुमत है? बहुमत होता तो मुसलमानों का वोट होता ना उसमें, बिल्कुल, सिखों का वोट होता जी। तो वोट है ही नहीं, ये तो ध्रुवीकरण का वोट है, पोलराइजेशन का वोट है। बट जैसे मैं यही सवाल मेरा आपसे भी है, ये चीज नहीं है। सॉरी भाई साहब, जो मेरा सवाल मैंने जो इनसे पूछा है, वही सवाल मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा वशिष्ठ जी, कि जो एक शासक जो है, जो 300 पहले जो है ख़त्म हो गया, अब उसकी यहाँ पे चर्चा करना और उसके नाम के मतलब ऊपर जो है राजनीति करना और लड़ाई झगड़ा करना, मारकाट करना, ये कितना प्रासंगिक है? और इसका क्या कारण है कि पुराने मुद्दे उठा के जो है इस तरह की घटनाएं मतलब बढ़ रही हैं? पुराने मुद्दे उठाए जाते हैं जिनके ऊपर हिंसा भड़कती है। देखिए, ये जो भी पुराने जैसे प्रासंगिक मुद्दे हैं, जैसे कि इतिहास में जो चीज़ घटनाएं घट चुकी है, उसको तो हम फिर से उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, दोहरा नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं कि उस इतिहास से सबक सीख कर ये लोकतंत्र में जो हमारा जो नया जो संविधान के द्वारा जब चुनी हुई सरकार जब आती है, तो हम उस इतिहास में जो भी गड़बड़ी है उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं, उसको नए सिरे से लिख सकते हैं जी। और फिर उस इतिहास को नहीं दोहराया जाए, ताकि हम एक ऐसा समाज का निर्माण करें ताकि जो भी धर्म को लोग मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के आते हो, चाहे हमारा देश जो भारत है अनेक डाइवर्सिटी में बटा हुआ है, भाषा के रूप में, रंग के रूप में और क्षेत्रीय के रूप में, यहाँ की संस्कृति ही सबसे उत्तम है। तो जब हम अपने देश के विकास की बात करते हैं, जब कोई भी पार्टी है, चाहे बीजेपी है, अभी तो बीजेपी के महाराष्ट्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी वहाँ नागपुर में आरएसएस जो कि बीजेपी का वो कहा जाता है, एक तरह से मॉनिटरिंग कहा जाता है कि पूरा उसका वो रहता है, साइड पूरा रहता है। तो कहने का मतलब है कि जब वहाँ भीमराव अम्बेडकर का वो रहा है, मतलब उनका समाधि स्थल भी रहा, ज्ञान का स्थली भी रहा है, तो कह सकते हैं कि जो 300 साल पहले जो 1702 ईस्वी के बाद से कभी भी वहाँ आज दंगा नहीं हुए, जो एक छावा फिल्म बना, उसके लेकर बजरंग दल चाहे कोई भी हिंदू धर्म चाहे किसी तरह का अफवाह कोई व्यक्ति फैलाया और उसके तरह से पूरे समाज में एक तरह से फैल गया। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इस घटना को पूरे वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, चाहे इजराइल से युद्ध हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से जो भी अगर रणनीति अगर देश में अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि जब समाज में हम अगर इस तरह के भावनाओं को धार्मिकता के आधार पर अगर पार्टियां करेगी, तो कोई भी नेता हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे सिख ईसाई धर्म का हो, धार्मिकता, जब आप किसी संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं तो आपका सबसे बड़ा नैतिक जिम्मेवारी होता है कि आप उस पद की गरिमा रखें और समाज में आप शपथ लेते हैं कि हम जब अब पद पर बैठे हैं तो उस पद की गरिमा रखेंगे और हमारे सिवा कोई भी धर्म न तो नीचा है न तो ऊंचा है, सब बराबर है, सब बराबर। आज दिल्ली में भी देखिए वही घटना घट रहा है, एक तरफ मंदिर टूट रहे हैं, जो अवैध निर्माण था मंदिर टूट रहे हैं, तो वही अगर एक तरफ मंदिर को बचाने के लिए और एक तरफ मंदिर बचाने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट करें, तो आखिर में जब जो इनकी औरंगजेब की जो कब्र है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पे शौचालय बना देना चाहिए, तो आप जो है उसको ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखते हैं या फिर आप भी सहमत है कि शौचालय बनवा देना चाहिए? नहीं, देखिए, औरंगजेब अगर क्रूर शासक था जी, तो उस इतिहास के जो इतिहासकार जो लिखे हैं जी, जो उनकी अपनी ओपिनियन हो सकता है, कुछ उन्होंने मंदिर भी बनाया, बहुत इतिहास का मानना है कि औरंगजेब अच्छे भी थे। तो मेरा मानना है कि अगर औरंगजेब का जन्म भारत में हुआ और उसकी मृत्यु भारत में है, तो पहले तो वो भारतीय है जी, है ना, तो उस एविडेंस के आधार पर हम अगर मान लीजिए इतिहास अगर विदेश से लोग आते हैं तो एक इस आधार पर अगर मान लीजिए क्रूर शासक भी है, तो अगर हम उसका एक ऐतिहासिक पहलू को भी अगर देखा जाए तो एक तरह से एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि ताकि हमारे आने वाले भविष्य में जब कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको देखेगा तो हम उसको निगेटिव नहीं, उसको सतर्क रहेगा। इस तरह की घटनाएं हमारे भविष्य में हमारे राजनेता नहीं करे, ताकि कोई फिर दूसरा औरंगजेब पैदा ना हो। तो इसलिए उसको धरोहर के रूप में शामिल
करना चाहिए, ना कि उस पर टॉयलेट बनाना चाहिए। चलिए, ये तो अब जो है औरंगजेब क्रूर था या उसका महिमा मंडन करना चाहिए, सब तो चर्चा सभी मीडिया चैनल वाले कर ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल वाले भी कर ही रहे हैं। विकास जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह की ये जो समस्याएं जो है कुछ कुछ दिन के बाद कुछ नए नए मुद्दे निकलते रहते हैं, इन सब मुद्दों को रोकने का जो है क्या तरीका है? ऐसा क्या विचार है, ऐसी क्या मतलब चीज़ है जो इन सब चीज़ों को रोक सकती है? देखिए, इन सब चीज़ के पीछे राजनीति से ये सब प्रेरित चीज़ें हैं और हर पार्टी को इससे फायदा मिलता है जी। जो भी ये हुआ ना लड़ाई दंगा जी। आप सब पार्टियों को फायदा मिल रहा है, तो इसका मतलब सारी पार्टियां ही चाहती हैं कि इस तरह की चीज़ हो, नहीं तो रुक जाता ना। अगर कोई एक पार्टी चाहती तो रुक जाती, विरोध करती। तो सभी पार्टियों को फायदा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, लेकिन फायदा सबको मिल रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? जनता को, देश का नुकसान हो रहा है। ये समझ, आज जो जान माल की क्षति पहुंची है उससे पार्टी का नुकसान हुआ क्या? नहीं, कोई नहीं। एक साधारण लोग, आम आदमी, गरीब लोगों का नुकसान हुआ है और वो देश का आदमी है। तो देश का अगर एक भी आदमी मरता है तो देश का नुकसान हो रहा है ना। वो कहीं ना कहीं हमारे मानव संसाधन तो खर्च हो रहा है। हाँ, वो कुछ ना कमा के घर ला रहा है, उसका परिवार कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में का वो हिस्सा है, वो कमजोर हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सब बातों का असर तो जब होगा जब राजनीति ठीक हो। तो ये जो राजनीति अभी है, ये इस राजनीति में यही सब आपको देखने को मिलेगा। आप आज भी देख लो, आज़ादी के बाद से जब से ये चुनाव हो रहे हैं ना, सरकार बन रही है, हर बार हर की सरकार में दंगे हुए हैं। कभी सिख दंगा होगा, कभी मुस्लिम दंगा होगा, कभी कोई ना कोई दंगा होता ही रहेगा। कारण कि ये जो भी आज़ादी के बाद से हमने राजनीतिक व्यवस्था अपनाई, उसमें हमने गठबंधन वाली राजनीति अपनाई। अब गठबंधन वाली क्या है? गठबंधन की राजनीति का मतलब ये हुआ कि हमने सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था अपनाई, जो कि किसी न कहीं ये एक इस तरह, ये जो गठबंधन वाली जो राजनीति है, सांसदों के बहुमत से जो सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें धर्म और जाति को लेकर के ही मुद्दे बनाए जाएंगे। काम का मुद्दा नहीं हो सकता है, रोजगार का मुद्दा नहीं हो सकता, मुद्दे से भटकाने वाला काम होगा, ध्रुवीकरण का मुद्दा, क्योंकि सबको फायदा मिलेगा। कहीं हिंदू को मिलेगा तो कभी मुसलमान को मिलेगा। जो पार्टी मुसलमान को जहाँ फेवर कर रही है वहाँ मुसलमान का उम्मीदवार जीतेगा। तो अब आप कहेंगे कि इसका आप कह रहे हैं कि भाई कैसे इसको मिल रहा है फायदा, तो आप बताइए कि जब आप सांसदों के विधायक से सरकार बनाएंगे, जैसे 543 सांसद के चुनाव से हमारे यहाँ, मतलब जो चुनाव होते हैं 543 सांसदों के माध्यम से पूरे देश में चुनाव होता है और उनको चुनती है जनता। तो जनता चुन के उनको भेजती है, लेकिन सरकार उनके वोटों के आधार पर नहीं बनेगी। जो जीत के आए उसके आधे, जो 272 है ना, जिसको मैजिक फिगर बोलते हैं, उसके दम पे सरकार बनती है। उसको पूरा करने के लिए आप किसी से भी समझौता कर लो, किसी को भी खरीद बेच लो, तो जब ये बात होगी तो हर पार्टी को कैसा उम्मीदवार चाहिए? महाराष्ट्र तो इसका दल बदल का तो सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र ही है कि शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ा था। जब ये आपको ये फिगर पूरे करने होंगे तो आपको विनिंग कैंडिडेट चाहिए, आपको वोट नहीं चाहिए ना। सरकार बनाने के लिए वोटों का तो बहुमत चाहिए ही नहीं, आपको विनिंग कैंडिडेट का बहुमत चाहिए। तो विनिंग कैंडिडेट आप चाहे 1 वोट से जीत जाए, 1000 वोट से जीता, 1 लाख वोट से जीत जाए, जीतने भर चाहिए। और उतने के लिए तो मैनेज करेगा ही, दंगे करेगा ही, जात पात का धर्म करेगा ही, पोलराइज करेगा ही, थोड़े वोटों को तो कॉर्नर करेगा ताकि वो चुनाव जीतने के लिए दंगे किए जा रहे हैं। जैसे कुछ लोग मेरे फेवर में वोट डाल दें, कुछ लोग पोलराइज हो जाए और वो जीत जाए वहां से। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और जब आपको कहा जाए कि नहीं जी पूरे देश से वोट चाहिए, आपको तमिलनाडु से चाहिए, केरल से चाहिए, आपको बंगाल से चाहिए, आपको पंजाब से चाहिए, हिंदू का चाहिए, हरिजन का चाहिए, दलित का चाहिए, सबका वोट चाहिए, तो आपको तो कॉमन एक प्रोग्राम लाना पड़ेगा। तब तो सबके हित की बात, तभी तो वोट करेंगे वो आपको, नहीं तो आपको वोट क्यों करेगी वो? जो पार्टी कॉमन प्रोग्राम लाएगी, वो आज के डेट में ऐसी पार्टी है जो किसी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, कोई ऐसी पार्टी है जो किसी पर्टिकुलर जाति को टिकट नहीं देती है। तो ये समाधान लोगों को मिलेगा किस तरीके से? तो वो आज भी क्या है, लोकतंत्र है, चुनाव हो रहा है, बहुमत से फैसला हो रहा है, लेकिन वही जात पात, वही धर्म, वही ध्रुवीकरण है। तो इसका एकमात्र जो समाधान है वो सत्य बहुमत है। सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था, सत्य बहुमत की राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें अनिवार्य होगा आपको वोटों के माध्यम से सरकार बनाना। जब वोटों के बहुमत से सरकार बनाओगे, वोटों के माध्यम से नहीं, वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार का जब निर्माण होगा, तो मैंने कहा पूरे देश में आपको सबसे ज्यादा उम्मीदवार उतारोगे आप जी। पूरे 543 सीटों पे चुनाव लड़ाओगे। कौन पार्टी लड़ाती है आज के टाइम में? 543 सीटों पे कोई पार्टी चुनाव लड़ाती है क्या? नहीं। उसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वोट से कोई लेना देना नहीं, उसको तो भी नहीं कैंडिडेट चाहिए। भाई आपको
50 सीटों पे टिकट दे दिया, उनको 30 सीटों पे टिकट दे दिया, किसी को 100 सीटों पे टिकट दे दिया और गठबंधन कर लिया, समझौता कर लिया और सरकार बना के बैठ गए 272 का मैजिक फिगर लेकर के। ठीक है, अगर कोई जाता है तो किसी को खरीद लो। अगर किसी एक ही पार्टी के मान लो आ गए 272 की सीटें, जैसे अभी की जो मौजूदा सरकार, उससे पहले उस पार्टी को एक ही मतलब 272 से ज़्यादा की सीटें आई थी, तो उनको टिकाए रखने के लिए सब चुप, चाहे किसान बिल है सारे चुप। किसी ने विरोध किया क्या किसान बिल के ऊपर? क्यों? सबको बने रहना है सत्ता में, सबको मौज लेना है, तो कोई नहीं विरोध करेगा। उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वहां भी यही था, तानाशाही था भाई। उन्होंने भी तो एक ऐसा एक समय देखा, खाली चेहरे बदले, इमरजेंसी आया, चेहरे बदले, व्यवस्था वही है, चेहरे बदले व्यवस्था है। क्यों? और जब व्यवस्था बदलेगी तब सुधार होगा, व्यवस्था बदलेगी। लोगों को तो यही भ्रम है, लोग सोचते हैं कि ये नेता को बदल दो, वो पार्टी को लाओ, केजरीवाल को लाओ। केजरीवाल को लाके देख करके क्या हुआ? आए और चले गए। केजरीवाल ने भी पहली जो सरकार बनाई उसमें वो कसम खाया था कि मैं अपने बेटे की कसम खाई थी कि मैं गठबंधन नहीं करूंगा। पहली सरकार गठबंधन से बनाई। जी जी। आप बताओ ना, उनको कैसे टिकाए रखोगे? एक ही पार्टी के हैं तो सब टिके कैसे रहेंगे? समझौता रहेगा, आपस में लाभ का होगा, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग होगा, कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई लूट का माल है, उसमें शेयर करो और सत्ता में बने रहो। लोगों से तो कोई सरकार नहीं है। लोगों की क्या भूमिका है, लोगों का क्या महत्व है? लोगों का महत्व जब बनेगा जब पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट लेके सरकार बनाई जाएगी। जब सरकार बनाने का आधार, सरकार बनाने के लिए बहुमत वोटों का होगा, तभी वोटों की ताकत बनेगी, वोटों की आवश्यकता बनेगी। जब वोटों की आवश्यकता है ही नहीं तो काहे को मुसलमान की आवश्यकता? इसी तरीके के दंगे होते रहेंगे, तो ऐसी ये पोलराइजेशन होता रहेगा और ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। खाली चर्चाएं होंगी और लोग अपने अपने संवेदना प्रकट करेंगे। मैंने भी संवेदना प्रकट किया, लेकिन मैं समाधान भी बता के जा रहा हूँ। मैं खाली संवेदना प्रकट करके और किसी की शुभकामना, जैसे घायलों के बारे में बोला कि शुभकामना, वो देना मेरा सिर्फ मकसद नहीं था। मतलब सत्य बहुमत का जो विचार है वो समाधान सभी लोगों को भी बता रहा हूँ जो इसमें, जैसे वशिष्ठ जी ने बोला कि भाई कोई पेपर परीक्षा देने जा रहा था, वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया, तो भाई उसकी क्या गलती थी, उसके परिवार वाले सदमे। तो वो ऐसे लोगों को बता रहा हूँ कि इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, अभी और आने वाले जनरेशन के लिए भी बता रहा हूँ, तो सत्य बहुमत ही एक विकल्प है। सत्य बहुमत के माध्यम से जब सरकार बनेगी, जब सत्य बहुमत का लागू होगा तो सारे लोगों का वोट चाहिए, सभी लोगों का जब वोटों के बहुमत से सरकार बनेगी तो पूरे देश में एकता का एक भाव हो जाएगा, एक मैसेज क्या जाएगा, मतलब सभी एक सूत्र में बनेंगे। चाहे वो बीजेपी ही सरकार बनाए, चाहे वो कांग्रेस ही सरकार बनाए, लेकिन वोटों के बहुमत के आधार पर सरकार बनाए और चुनाव उसी आधार पर कराए, तब आप देखना ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मतलब वोटों के बहुमत पे जो सरकार बनेगी, सत्य बहुमत के आधार पर जो सरकार बनेगी, वही इन सब घटनाओं का समाधान है। वशिष्ठ जी, आपसे बस मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं कि ज़मीनी स्तर पे आप बहुत घूमे हैं, बहुत ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, लोगों से घुलते मिलते भी हैं। ज़मीनी स्तर पे आपको जो हिंसा ज़मीनी स्तर जो व्हाट्सएप पे दिखाई जाती है या जो टीवी में अखबारों में दिखाई जाती है, क्या वही हिंसा ज़मीनी स्तर पे भी आपके अगल बगल में कोई मुसलमान है या मुस्लिम परिवार या सिख परिवार, तो आपके मतभेद इस तरह के रहते हैं ज़मीनी स्तर पर? नहीं, इस तरह का ज़मीनी स्तर पर मतभेद आपके गांव में कहीं पे, जैसे आप बिहार से आते हैं, वहाँ पे आपने इस तरह के कहीं देखे हैं मतभेद? देखिए, जैसे कि जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जो झंडा लेके घूमते हैं, मतलब ये मतभेद जो है सोशल मीडिया पे ही है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे है, अखबारों में है, क्योंकि मेन मीडिया, स्ट्रीम मीडिया ना, उस आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई मैसेज डाल देता है। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में की बात किया जाए तो वहाँ पर जो आदमी काम करने वाला है, देहात में काम करना है, तो उनको देहात में काम करने से काम से मतलब है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। जो लोग जी वशिष्ठ जी, अभी जैसे विकास जी ने सत्य बहुमत के विचार की बात की, आप सत्य बहुमत के विचार के बारे में या जो इन्होंने विकास जी ने बोला उस पर अब क्या राय रखते हैं, कैसा उसको देखते हैं? देखिए, सत्य बहुमत का विचार जो है, सत्य में ही सत्य बहुमत का विचार जो है वो सात्विक सत्य है, क्योंकि सत्य बहुमत का विचार एक पार्टी के विचार नहीं है जी। क्योंकि सत्य बहुमत अगर ये विचार अगर बीजेपी, कांग्रेस कोई भी अगर लागू कर देते हैं तो सत्य बहुमत पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये तो बात यह है कि सत्य बहुमत पार्टी करेगी जब वोटों की जो से सरकार बनेगी, ना कि विधायकों के बहुमत से सरकार बनेगी। जब पूरे देश में वोटों की जिस पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत, वोटों की संख्या जिसकी ज्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि ना तो वहाँ जात पात की बात होगी, ना किसी धर्म की बात होगी, ना किसी क्षेत्र की भी बात होगी, ना कि
वहाँ पर हर व्यक्ति की जरूरत होगा। तो जब उसमें हर व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा, हर धर्म के लोग सब सम्मिलित होंगे, तो उस नेता को, उस पार्टी के नेता को भी डर रहेगा 5 साल तक के अगर काम नहीं करेंगे, वोट के चुनी हुई सरकार से बने रहे, तो उसमें करप्शन की संभावना नहीं है, क्योंकि उसमें तो गठजोड़ होगा ही नहीं, क्योंकि वो सरकार 5 साल तक टिकाऊ रहेगी। और जो 5 साल तक सरकार टिकाऊ रहेगी तो निश्चित रूप से वो हमारे देश के लिए हर एक वर्ग, जो आज हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो पूरे वर्ल्ड में पहला स्थान है युवा वर्ग का, और ये हमारे पास सबसे बड़ा आज के आधुनिक युग में अगर इस रिसोर्स का यूटिलाइज किया जाए तो भारत 2047 से पहले भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन ये तो सरकार करेगी नहीं, लोगों को रोजगार पर बात नहीं होगा, जीडीपी पे बात नहीं होगा, बात तो होगा जाति पर, धर्म पर, रोजगार पर नहीं होगा। किसी तरह के मुद्दों में जनता को डाल के ध्रुवीकरण करेगी। क्योंकि आजकल देखिए जितना भी वैकेंसी है, जो शिक्षित वर्ग के लोग भी हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग भी हैं, उसमें वैकेंसी नहीं निकल रहा है। और जुडिशरी में भी देख लीजिए, जितने भी कॉलेजियम सिस्टम है, जो जज का बेटा है वही जज बन रहा है। जी। और उनके भी अभी एक तरह का, अभी एक जज का भी जो घर में जो आग लगा है उस पर वो हो रहा है, बहुत सारे पैसे पकड़ाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी सिस्टम है, जो कि जज एक भगवान का रूप होता है, जो न्यायाधीश जो होता है, जो न्याय करता है, वो व्यक्ति करप्ट में फंसा हुआ है। मतलब आजकल ये जो भ्रष्टाचार और करप्शन है हर जगह मौजूद है। हर जगह मौजूद है। तो आप कुछ कहना? हाँ, मतलब इसमें ये कहना चाहते हैं कि इसका विकल्प तभी है जब हर व्यक्ति समझे, सत्य बहुमत पार्टी के विचारों को, सिद्धांत को समझे। पार्टी को मत छोड़िए, पार्टी अपनी जगह है, आप सत्य बहुमत के विचार को समझिए और इस विचार पर आइए और अपना फीडबैक दीजिए। और सत्य बहुमत पार्टी से आपको अगर जुड़ना नहीं है, लेकिन आपको इस विचार सिद्धांतिक अगर लग रहा है, क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जीवन में अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर कोई भी पार्टी अगर आगे देश के लिए अगर सही तरीका से अगर काम करे, रोजगार पर बात करे, तो वो सत्य बहुमत की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी हमारे देश के लिए सर्वोपरि है। मेरा यही कहना है। तो जैसे हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे ही सत्य बहुमत पार्टी से बड़ा सत्य बहुमत के विचार का नाम। तो सत्य बहुमत पार्टी को अगर एक तरफ जो है साइड भी किया जाए, तो जो सत्य बहुमत का विचार है, विकास जी का भी यही कहना है और वशिष्ठ जी का भी यही कहना है कि सत्य बहुमत का जो विचार है वो अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार है। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी की, सत्य बहुमत पार्टी की बात अलग रखते हैं, लेकिन सत्य बहुमत के विचार के माध्यम से अगर सरकार का गठन होता है तो हमारा देश, चाहे औरंगजेब के ऊपर राजनीति हो, चाहे ज्ञानवापी के ऊपर राजनीति हो, चाहे इस तरह की, चाहे मेरठ की घटना हो, चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, चाहे संभल की घटना हो, इस तरह की जो ध्रुवीकरण की जो घटनाएं हमारे देश में काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, जो हिंसा हो रही है, कि लाठियाँ चल रही हैं, तलवारें चल रही हैं, जब सत्य बहुमत का विचार राजनीति के केंद्र में आएगा तो हमारे देश में जो परिवर्तन होगा उसमें 100% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व होगा। और जो 140 करोड़ की जो हमारे देश की जो जनसंख्या है उन सब का प्रतिनिधित्व होगा, और एक सशक्त और एक सच्चा और एक अच्छा जो है लोकतंत्र हमारे सामने प्रस्तुत होगा। ऐसे ही अन्य घटनाओं को जानने के लिए, अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और हमारे विचारों को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।